हेलो बच्चों, दिस इज मुकुल लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट वीडियो होगा। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी एक अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी हम बोल सकते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उतना एनर्जी सफिशिएंट नहीं होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो जितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज आपके एग्जाम में जो 33% मार्क्स पासिंग का है, तो क्या कोई भी स्टूडेंट कितना भी मार्क्स लाएगा तो क्या वो पास हो जाएगा? क्या वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकता है? तो आपका जवाब है नहीं, क्योंकि जब तक हम 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते हैं। तो ये जो 33% मार्क्स है, इस मार्क्स को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड मार्क्स बोल सकते हैं। मार्क्स की बेसिस पे बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड मार्क्स बोल सकते हैं। और अगर कोई भी 20% मार्क्स लाया हो तो उसे अभी भी कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है? 13% मार्क्स की जरूरत है। तो ये जो उसका एनर्जी है, जो इसका मार्क्स है, इसको हम बोलेंगे उसका पार्टिकुलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज मार्क्स। और 13% मार्क्स और चाहिए तो इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन मार्क्स या एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी के कंसेप्ट की बात करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो अगर कोई रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी 20 है और उसको 33, जब तक वो 33 किलो जूल एनर्जी नहीं लाएगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए? तो आपका जवाब है नहीं। जब तक हम उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जितना एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इस रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। जब तक कोई भी रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इसे एक ग्राफ से समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी हमने इस लेवल पे रखी है और ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जब तक रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इस रिएक्टेंट को इतने सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी की जरूरत है। तो जो इतना एनर्जी हमें जरूरत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद ये थ्रेशोल्ड बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। और क्रॉस करने के बाद क्या बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम इसको लिखें इक्वेशन के थ्रू तो हम देख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी बैरियर है जहां पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए उसे क्रॉस करना ही है। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ए मिनिमम एनर्जी बैरियर वेयर द रिएक्टेंट मस्ट हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इनके एनर्जी में अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट एनर्जी क्या है, कम है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एनर्जी क्या हो गई, सिस्टम से बाहर निकल गई। तो इस तरीके का जो रिएक्शन है वो किसको दिखाता है, एक जो थर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम इस तरीके से दिखा दें ऐसे, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है,
प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? जब इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप एनर्जी सप्लाई करते हो रिएक्टेंट को, तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे आप रिएक्टेंट को, तो उसकी जो प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। अब तो बच्चों इस बेसिस से हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मान लें ए और बी एक रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और यहाँ पे एक कैटलिस्ट सी हमने यूज किया हुआ है, तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा ए ही होगा। तो इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैकेनिज्म इसका क्या होगा कि ए और बी जब कैटलिस्ट सी के प्रेजेंस में आएंगे तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये सी क्या करेगा? ए और बी दोनों के साथ बॉन्डिंग करेगा। ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी, तो ए और सी के बीच भी बॉन्डिंग है और सी और बी के बीच बॉन्डिंग है। इन दोनों रिएक्टेंट को बॉन्ड को क्या करता है? पास लाके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा देता है। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और इस थ्योरी को बोलते हैं इंटरमीडिएट मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है तो जब इस फाइनल स्टेट के प्रोडक्ट का बात करेंगे तो ए और बी क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाते हैं, और सी क्या हो जाता है? फिर अलग हो जाता है। तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन फाइनली जब आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो कैटलिस्ट क्या हो जाता है? विदाउट अंडरगो एनी चेंज वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। तो अगर बात करें किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या क्या रोल है, तो पहला अगर हम बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कैटलिस्ट के भरोसे ही रिएक्शन करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता है। हाँ, रिएक्शन शुरू हो गया है तो उसको क्या करेगा? उसके रेट को अल्टर कर देगा। अब कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलवेज इंक्रीज करते हैं, और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं। तो कभी कभी हमें रिएक्शन को स्लो करने की भी जरूरत पड़ती है, तो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें इसका कि कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। सेकंड बात करें कि कैटलिस्ट आखिर करता क्या है कि रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कैटलिस्ट, ये हमारा रिएक्शन जो हुआ है वो क्या है? विदाउट कैटलिस्ट हुआ है, विदाउट कैटलिस्ट हुआ है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करें तो ये क्या करेगा? रिएक्शन के पाथ को ही क्या कर देगा? रिएक्शन के पाथ को ही चेंज कर देगा। अब देखो, अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अभी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू क्या है? थोड़ा डाउन कर दिया, और तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कहता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे इजिली या आसानी से क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो पहला एक हमारा है डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, और सेकंड क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसका पाथ ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसके वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन पे बात करें तो ये इक्विलिब्रियम में, जो इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन को, इस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्या बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को नहीं एक्सेलरेट करेगा? हाँ, दोनों को करेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो क्या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया? नहीं, जितना जल्दी वो क्या किया? फॉरवर्ड रिएक्शन पहुंचाया, उतना ही जल्दी क्या किया? बैकवर्ड को भी पहुंचा दिया।
जैसे स्कूल आप जब जाते हो, सपोज एक ऐसा पाथ आप चूज कर रहे हो जहां पे आप शॉर्ट में इजीली क्या कर सकते हो, कम टाइम में स्कूल पहुंच सकते हो। तो अगर आप जाने में जितना टाइम लगाओगे और उसी पाथ से जब आओगे तो उतना ही तो टाइम लगेगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ डिस्टर्ब होगा। तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो कैटलिस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, सेकंड ये क्या करता है, पाथ को ही चेंज कर देता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। थर्ड क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या करता है, चेंज नहीं करता है, अल्टर नहीं करता है। गिब्स फ्री एनर्जी को भी क्या करता है, अल्टर नहीं करता है। तो ये कुछ कैटलिस्ट के क्या है, यूज है। और आपको एक बात और बता दूं, जो कैटलिस्ट है 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं।